हेलो आप सभी का मेरे इस एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेडिकल असिस्टेंट या एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो रागा का प्रैक्टिस सेट होता है मैं इसको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो धीरे धीरे इसको समझना है कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम उसको क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हर कोई कर लेता है, लेकिन उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कम से कम समय में मैक्सिमम हम रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को आज सीखेंगे। सभी क्वेश्चन हमने अपने जो प्रीवियस ईयर बेस्ट या आगे नेक्स्ट हम बन सकते हैं उनके अकॉर्डिंग हमने लिए हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर है, सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं। सबसे पहले सीरीज का क्वेश्चन, रीजनिंग के अंदर 100% आता है सीरीज का क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सीरीज के क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर आपको सीरीज को पहले देखना है कि सीरीज के अंदर कोई वर्ग है या कोई मल्टीप्लाई चल रहा है या कोई क्यूब है, आपको अगर ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब सीरीज में आप गैप चेक कीजिएगा। जैसे आपको सीरीज दे रखी है 3, 8, 18, 38 और 78। आपको ना ये वर्ग दिखाई दे रहा है, ना आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है, ना कोई किसी का मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो सकता है, तो आपने इसमें गैप चेक करना। क्या करना? गैप चेक करना। इसमें गैप कितने का आ रहा है? 5 का। इसमें गैप कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर 10 का आ रहा है। इसमें गैप कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर 20 का आ रहा है। इसमें गैप कितने का आ रहा है? 40 का आ रहा है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट सीरीज बनेगी वहां से आपको पता लग जाएगा। देखो 5 का 2 गुना कितना हुआ? 10। 10 का 2 गुना कितना हो रहा है? 20। और 20 का 2 गुना क्या हो रहा है? 40। यानी अगला जो जुड़ेगा वो 40 का 2 गुना 80 इसमें जुड़ने वाला है। 78 में 80 आप ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा? आप जोड़ के खुद चेक कर सकते हो। 8 और 158 यानी 158 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसे ही सीरीज में क्या करना, जब आपको ये चीजें नहीं मिले तो आपको गैप चेक करना है। अगर गैप से बन जाएगा तो अच्छी बात है, गैप से बन जाता है लगभग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिया। इसके लिए आपको मैंने पहले कुछ चीज समझाना चाहता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में एक्चुअल होता क्या है। एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम नहीं लेना है कि ये क्या होता है। इसको देखो भाई, जैसे कि ये है, ये जो आपको दे रखी है अल्फाबेट, इसमें आपको नंबर आपको पक्का याद होना चाहिए कि भाई आप एक कितने नंबर पे है, टी कितने नंबर पे है, जेड कितने नंबर पे है, आर कितने नंबर पे, कौन कितने नंबर पे। ये अगर पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। अब वापस क्वेश्चन पे ये समझिएगा, ये आपको याद करना। जैसे अभी मैंने लिख दिया विक्टोरी। अगर मैं विक्टोरी की बात करता हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू देख लो पहले। अगर वी कितने नंबर पे है, आप बोलोगे सर 22 नंबर पे। आई कितने पे है, आप बोलोगे सर 9 नंबर पे। सी कितने पे है सर 3 नंबर पे। टी कितने पे, 20 पे। इस प्रकार से आपका ये सीरीज चलता जाएगा। अगर आप मैं बात करता हूँ वाई की, वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी। अब इस चीज को आप चेक कर सकते हो कि सर इसमें 3 बढ़ाया तो बन गया वाई, इसमें आपने 3 बढ़ाया तो बन गया एल। यानी ये 12 पे है। 9 और 12 कितना हो गया? 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। और ये कितने पे है? आप बोलोगे सर 25 पे है। और ये कितने पे है? 6 पे। यानी 3 बढ़ाए हमने। अगर इसकी बात करोगे डब्लू, डब्लू कितने पे है? 23 पे। यानी इसमें हमने कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया। अगर मैं आर की बात करूँ, आर कितने पे? 18 पे। वो कितने पे? 15 पे। इन 15 से हमने कितना बढ़ाया? 3 बढ़ाया। अगर ये 18 पे है तो ये 21 पे है। बात सही है सर, 3 3 का गैप चल रहा है। अगर ये आपका 25 पे है तो 25 में 3 जोड़ोगे तो ये 2 पे, यानी इसका मतलब क्या हो गया? 28 पे है। एकदम सही दिख रहा है आपको, यानी 3 3 का गैप है। अब एग्जाम में आपको पहली नजर से ही पता लग गया कि 3 3 का गैप है, तो ऑप्शन में जो होगा इसमें 3 3 जोड़ देना आपको। कैसे जोड़ोगे वो देख लो एक बार चीज को, कि जैसे आपने लिखा सक्सेस, ये लिखा आपने सक्सेस। अगर आपने सक्सेस लिखा है ऐसे तो आप 3 ऐड कीजिएगा। यानी इसमें 3 ऐड करोगे, इसमें 3 ऐड करोगे, इसमें 3 ऐड करोगे, तो सेम आना चाहिए। अगर 3 3 वी आना चाहिए तो पहला वी है, लास्ट के 2 वी है, पहले वी 2, लास्ट में वी है। तो इस प्रकार से ये जो एस का मामला वो ठीक है। अब ये कितने पे सर बोलोगे? 5 पे। तो यहाँ कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। 8 का मतलब क्या आएगा? एच। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके? गलत हो गए। तो यहाँ तक आप कर सकते हो आराम से। अब देखो भाई, यू कितने पे? आप बोलोगे 21 पे। और 21 में 3 ऐड करोगे कितना बन जाएगा? 24। 24 का मतलब क्या है? एक्स। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका करेक्ट है। यानी आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को काटना ज्यादा है। पीछे जो इतना बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया है। जैसे ही आपको पता लग गया 3 का गैप है तो आप इनमें भी 3 3 जोड़ के आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इससे पहले आपको कुछ चीज समझनी है। समझना क्या है डायरेक्शन में, कि आप जो एग्जाम में बैठते हो उस टाइम ये सोचते होंगे कि मैं दाएं बाएं करके ऐसे कर लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है वहां पे करना। और कर लोगे भी टाइम आपका पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज को समझना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ये देखो भाई,
अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, छोटे लेवल का बंदा भी ये जानता है कि ये है। अब इसको एक चीज समझना है कि जो नॉर्थ है इसका बायां कहाँ दायां कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बायां इधर है, बायां इसका इधर है, इसका बायां इधर है, इसका बायां किधर है, इधर है। अगर मैं दाएं की बात करूं राइट की, तो राइट उधर हो जाएगा। अब अगर किसी बंदे को घुमाना है तो अगर बाएं बात करेगा तो ऐसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर दाएं बात करते तो क्लॉकवाइज घुमा देना है। अब जैसे बोला कि एक बंदा 10 किलोमीटर साउथ की तरफ या नीचे की तरफ चला ऐसे 10 किलोमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बाएं मुड़ा तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर, यानी आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। कितना चला सर इसके बाद, ये 15 किलोमीटर चला, हमने लिख दिया 15 किलोमीटर। इसके बाद वो फिर बाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ता है, इसका फिर बाएं किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड में, इसका बाएं कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ये हुआ, अगर मैं इसको सेंटर मानता हूं तो ये किस कौन सी दिशा हो गई, आप बोलोगे सर पूर्व दिशा हो गई, तो ये पश्चिम वाला और उत्तर वाला गलत हो गया, पहली बात तो ये दोनों गलत हो गए। अब यहाँ से कितनी दूरी पे है, आप बोलोगे देखो सर 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, इसका मतलब ये 15 पे है, तो ऊपर वाली भी कितनी होनी चाहिए 15, यानी 15 किलोमीटर कहाँ है, पूर्व की तरफ, अभी मैं मूल स्थान से वो इधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन का। इसके कई तरीके होते हैं, जब क्वेश्चन इजी हो तो उसको डायग्राम बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप अपनी सोच और समझ के हिसाब से भी कर सकते हैं, अपने खुद को मान के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरे पति के पिता का इकलौता बेटा है। अब पति के पिता, ये मान लो ये पति है और इसका ये पिता है, और पिता है और ये इसका पति हो गया हस्बैंड, इस पिता का ये इकलौता पुत्र है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, हस्बैंड की। तो उस व्यक्ति का, यानी जिसके साथ, ये ध्यान रखना ब्लड रिलेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ का लगता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। आप पूछे किसके साथ का लगा, तो व्यक्ति के साथ, और व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो बोलोगे हस्बैंड यानी पति, तो ऐसे कर सकते हो। इसका हिंट ध्यान रखना, ये जिसके साथ का लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ का लगा है उसके बारे में पूछा गया। अगर इसमें पति और पत्नी दोनों हो जाते ना तो तुम चकरा जाते, तो जिसके साथ का लगा है वो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखो कि आपको इसमें ओड वर्ड निकालना है, इसमें से ओड क्या है, आप बोलोगे सर तो मुझे सेम लग रहा है सब, सेम कुछ नहीं भाई, ये एक धातु है एल्यूमिनियम, पित्तल भी, तांबा भी एक धातु है, ठीक है, और लोहा भी क्या है, धातु है। लेकिन आपने पित्तल के बारे में सुना होगा, पित्तल किससे बनकर होता है, पित्तल तांबा और जिंक से मिलकर एक क्या है, मिश्र धातु बनी हुई है, तांबा और जिंक से मिलकर ये एक क्या बनी हुई है, मिश्र धातु, इसलिए ये क्या हो गया, इन तीनों से ओड हो गया, यानी इससे अलग हो गया। ठीक है भाई, इसकी ट्रिक भी कई लोग बताते हैं, पिताजी, यानी पी का मतलब हो गया पित्तल और ता का मतलब तांबा, जी का मतलब जिंक, ये चीजें भी कहीं बताई जाती हैं। एल्यूमिनियम आपको पता होगा, ये तांबा हो गया, ओला हो गया, इसके बारे में, ठीक है। और इसका जो आपका, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है एपी, और तांबा को सीयू लिखा जाता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम को एल सॉरी, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये जो दर्पण रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मिरर रिलेटेड, यानी जब दर्पण खड़ा रहेगा तो वो सीधा पता है कि मिरर इमेज है, और जो दर्पण लेटा हुआ है इसका मतलब क्या है, वाटर इमेज की बात की जा रही है, इमेज वाटर की है। अगर ये ऐसे रहता तो हम क्या किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं मिरर इमेज की, लेकिन ये तो लेटा हुआ है, इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वाटर इमेज की। देखो भाई मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ कि मिरर इमेज में क्या होता है। मिरर इमेज में राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, बात को ध्यान समझना है, राइट टू लेफ्ट चेंज होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है, टॉप टू बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यानी जो मिरर इमेज होता है उसमें टॉप टू बॉटम में कोई भी चेंज नहीं होता है, और राइट टू लेफ्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो वाटर इमेज का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वाटर इमेज में क्या होता है दोस्त, कि जो टॉप टू बॉटम है वो तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन राइट टू लेफ्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको ऑप्शन से करना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा सर, सबसे पहले अगर एम को पकड़ ले तो सबसे इजी है, तो आप बोलोगे सर एम का उल्टा बनना चाहिए वाटर इमेज में, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है भाई। अब एक को पकड़ूंगा, ये तीनों में ठीक है। अगर मैं डी की बात करूं तो डी उल्टा बनेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या देखो भाई, ये डी सीधा है लेकिन इसमें डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज करना वाटर इमेज में वैलिड नहीं है।
बात समझ में आ गई? यहाँ तक बोला ठीक है सर, यहाँ तो एकदम ठीक है। अब देखो भाई, ये n सीधा है, n उल्टा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्त? उल्टा होना चाहिए। तो इसमें देखो n सीधा का सीधा बन गया, जो कि आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको करने के कई तरीके होते हैं, तो आप इसमें थोड़ा बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर आप ऑप को सोल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपको माइनस और फिर प्लस। लेकिन इसमें इतना कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एयरपोर्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप आराम से कर सकते हो। जैसे लिखा 24, और यहाँ पहले ही बता दिया गया डी का मतलब भाग है, तो मैंने कहा डी का मतलब, आपने बोला भाग है तो मैंने भाग बना दिया। और 6, और सी का मतलब क्या दे रखा? सी का मतलब आपने दे रखा मल्टीप्लाई इन गुणा 4, और ए का मतलब क्या दे रखा? आपने बोला सर प्लस दे रखा है। और बी का मतलब आपने क्या दे रखा सर? बी का मतलब आपने दे रखा माइनस। क्या दे रखा है? माइनस। अब इसको सोल्व करोगे तो देखो भाई, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 16। 16 प्लस 9 माइनस 8, 8 में से 8 गया, पीछे बच गया 8, और 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्त? 17, जो कि इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहले डिवाइड करना, बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है दोस्त। बोर्ड मास का जो नियम होता है इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखा भाई, ब्रैकेट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम डिवाइड कर दिए, फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने ऐड कर दिया, फिर माइनस कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन ऑफर होते हैं। अब घड़ी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, घड़ी के कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये फेमस पैटर्न है कि दो जब टाइम होता है उसमें मिनट और घंटे की सुई के बीच में क्या पूछ जाएगा? एंगल, इन कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो मैं इसका पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ज्यादा इस माथापच्ची काम नहीं है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अगर आपको एंगल चाहिए, यानी कोण चाहिए इसके बारे में, तो कुछ नहीं करना है, 11/2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई में आ जाएगा मिनट, सॉरी आवर। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? आवर। -30 इंटू, गलत हो गया ये, इसका एक रुको, इसका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मिनट माइनस आवर गुणा 30। ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। 11/2 मिनट का मतलब कितना मिनट है? 30 मिनट, माइनस आवर कितना है? 4, गुणा में 30। यहाँ 2 से काटोगे तो ये कितना बन जाएगा? 15, 15 एकम 15 हासिल की 1 बन जाएगी आपकी, 15 1 16, और ये बन जाएगा 120, और 165 में से 120 जाएगा, कितना डिग्री कोण बन रहा है? 45 डिग्री का। इसको भाई नोट कर लेना, ठीक है भाई। ये मैंने आपको पहले थोड़ा दाएं बाएं कर दिया, लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। 11/2 इंटू मिनट माइनस आवर इंटू 30, आपका 45 डिग्री इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये बहुत फेमस पैटर्न है कि दो जो आपकी घंटे और सुई, मिनट की सुई है, इनके बीच में एंगल पक्का पूछ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है भाई। ये 100% एग्जाम आने वाला क्वेश्चन है, और इसको स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। 11/2 गुणा मिनट और 30 इंटू हावर, या हावर को पहले भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को, इस चीज को समझना भाई। अगर मैं 1 जनवरी 2024 की बात करूं तो एक लीप ईयर है, और 1 जनवरी 2025 की बात करता तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर की कंडीशन में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 दिन बढ़ जाते हैं। लेकिन इसने क्या पूछा? इससे एक दिन पहले पूछ लिया, कौन सा? 31 दिसंबर 2024 का पूछ लिया, यानी इसमें 2 दिन, एक ही दिन बढ़ने वाला है। यानी 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 को क्या हो जाएगा? मंगलवार, यानी ट्यूसडे इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है और उसके ऊपर 20% का लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो समझना कि जैसे सीपी हो गया और एसपी हो गया, यानी आपने सीपी को कुछ पैसे जोड़ के बेचा तो क्या बन गया? एसपी, और वो क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अगर मैं इसको कम पैसे में बेचता तो क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो इसको मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूं दोस्त, आपकी नजर के हिसाब से बता रहा हूं। देखो भाई, अगर मैं 100 की वस्तु थी मेरे पास और 20 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब मैंने कितने बेचा? 120 में। कितने बेचा? 120 में बेचा हूं। अब देखो, इसको रेशियो भी ले सकते हो आप, 0 से 0 चला गया, और 2 से काटोगे थे 5 बार, और 2 से काटोगे थे कितना बन जाएगा? 6 बार। यानी 5 की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 6 में। अब देखो यहाँ एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो क्रय मूल्य है, यानी जो सीपी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 800 रुपए, और आपसे पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य एसपी की।
यानी जो वैल्यू दी होती है उसको लिखेंगे बट्टे में, और जिसकी याद करनी है उसको क्या करेंगे, गुणा में। तो आप बोलोगे ठीक है सर, 800 बट्टे में क्या आ जाएगा 5, यानी आपको भी 800 रुपए की वस्तु थी और जिसकी वैल्यू कितनी है 5, और ज्ञात किसकी करनी है 6 की। 5 से करो भाग, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कम प्याज, 5 पीछे बच गए 4, 3, 5 अंक 30, ये बन गया। और इससे 16 से गुणा करोगे तो 960। ठीक है भाई, ये आपका आंसर होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को भी कई तरीके से कर सकते हैं। ये पहला तरीका है कि 960 रुपए हमने कैसे निकाल दिया इसको। ठीक है भाई, सीपी की वस्तु हमने इसको इसमें बदल के कर दिया कि भाई इसमें 120 का लाभ हो गया ये करके। अगर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए हम तो क्या करेंगे, अगर इसको ऐसा भी नहीं करें तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो 800 रुपए की कोई वस्तु है और 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु बेची कितने में जा रही है 120 में। अगर यहाँ से सोल्व करोगे तो भी वही आंसर आना, 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96, इसका मतलब कितना बन रहा है 960 रुपए। ये तरीका नंबर 2, इससे भी आप कर सकते हो, बड़ा इजी है। अगर मैं डायरेक्ट अगर रेशियो लगा दूं इसके ऊपर, यानी अगर मैं डायरेक्ट प्रॉफिट पे बात करूं तो 20% का प्रॉफिट हुआ, और 20% का मतलब कितना हुआ दोस्त, आप बोलोगे सर 1/5। एक चीज मेरे को ये बताओ, प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, इसका मतलब जो बेस में वैल्यू किसकी है क्रय मूल्य सीपी की, और एक का प्रॉफिट हुआ इसका मतलब बेचा कितने में हमने, इसका मतलब एक का ये प्रॉफिट है, दोनों को मिला के हमने कितना एसपी कितना आ जाएगा सर आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। यानी अगर सीपी 5 है एसपी 6 है, इसको कैसे करोगे भाई, अगर सीपी की वैल्यू आपको 800 रुपए दे रखी है, यानी जो 800 रुपए है वो किसकी वैल्यू है 5 की, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 6 की। इसको भी आप आराम से कर सकते हो, कितने बार 16 बार 160, और 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96 जीरो, ये 960 रुपए। ठीक है भाई, किसी भी तरीके से करोगे क्वेश्चन का आंसर वही आना है। तरीके बहुत है क्वेश्चन करने के, मैंने 3 तरीके बता दिए, तीनों तरीके से आप घूम फिर के वही आ जाओगे। अगला है आपका जो रेशियो का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो संख्याओं का रेशियो दिया जाएगा, अगली दो संख्याओं को फिर दिया जाएगा और पूछेगा कि ए बी सी का बताओ, या ए सी का, किसी का भी पूछ सकता है। इसके भी कई तरीके होते हैं करने के, अलग अलग लोग तरीके से करवाते हैं, तो मैं भी आपको एक दो तरीके समझा देता हूँ। पहला तरीका तो कि आपको ए बी और सी लिख लो तीनों, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बोला सर लिख लिया कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करो, इन चीजों को समझो कि पहले आप ए और बी में कितना रेशियो है सर, आपने बोला 3 और 4, ठीक है सर। और बी और सी में कितना आपने बोला सर, इसके नीचे लिख लो 8 और 9। ये जो जगह खाली है इसको आगे ले जाओ 4, और इधर जगह खाली है इसको ले जाओ पीछे, बस हो गया काम आपका खत्म। अब देखो भाई, इस लाइन में अगर काटना चाहो तो काट दो, नहीं काटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे 8 3 24, 8 चौक 32 और 9 चौक क्या हो गया 36। ये बन गया ए बी सी में रेशियो। किसमें बन गया, ए और बी और सी में रेशियो। अब इसको अगर आप बोलोगे सर ऐसे नहीं करना चाहिए, हम इसको अलग तरीके से करेंगे, तो बताओ सर और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें सोल्व करोगे ए और सी का रेशियो 24 और 36 का, अगर मैं बात करूँ ये रेशियो बन गया 24 और 36 का ए और सी में, किसमें बन गया ए और सी में रेशियो क्या बन गया 24 और 36 का। 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ये क्या बन गया 2:3 बन गया। क्या बन गया 2:3 बन गया। बड़ा इजी तरीके से। अगर मैं इसको ऐसे नहीं करना चाहूँ, डायरेक्ट बाई ऑप्शन जाना चाहूँ, तो आप बोलोगे सर सी की वैल्यू 9 है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते सर, ये हम सीधा काट सकते हैं सर। और ए की वैल्यू, अगर मैं ए की वैल्यू बात करूं सर, तो ये 3/4 है, इसमें आप जैसे करोगे तो ये आपका ए और सी का रेशियो बन जाएगा। अब इसको चीज को और भी तरीके से समझ सकते हैं हम, 3 कट गया आपका ना। अगर मैं इस बात को अलग तरीके से समझूं आपको, तो एक तरीका और भी है इसको करने का, जिसे बोलते हैं कैंची तरीका। ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे करते हैं भाई इसको, आपने बोला सर 3:4 है और इसका रेशियो कितना 8:9 है। कैंची रेशियो कैसे चलता है मेरे दोस्त, इसको समझना आपको आराम से, कि कैंची रेशियो इस प्रकार चलता है, इसका गुणा इससे करो 8 3 24, और इसका गुणा इससे करो आप बोलोगे सर 32, और इसका गुणा इससे करो आप बोलोगे 36। फिर से वही बात बन गई, ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में रेशियो क्या बन जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2:3। तो ये भी एक तरीका होता है। अगर आप बोलो सर एक और तरीका बता, तो मैं और एक तरीका बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंडीशन में क्या है कि अब की बार आप बी को सेम कर लो। कैसे करोगे इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप वो चीज़ को कर सकते हो। अब देखो भाई, इसको एक तरीका और है कि अगर मैं मान लो ए अपॉन बी, जिसकी वैल्यू आपको 3/4 दे रखी है, और बी अपॉन सी जिसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 8/9। रेशियो का मतलब भी एक्चुअल में क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। अब देखो भाई, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 8 है,
तो क्यों नहीं मैं 4 को 8 बना दूं? तो बोलो सर आराम से बना सकते हो। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8। अब बोलोगे सर बड़ी इजी बात है, यानी बी की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 8 और बी की वैल्यू यहाँ भी कितनी है 8। मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अगर आपने यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है, इसका मतलब जो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त 6, और सी की वैल्यू कितनी आ गई सर? बोलोगे 9। कितनी आ गई 9। हमसे पूछा क्या गया ए और सी का रेशियो, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 3 बार, इन 2 रेशियो 3, यही आपका आंसर होगा। तरीके मैंने 3 बता दिए, तीनों तरीके से कोई तरीका यूज ले सकते हो, आपका आंसर वही आना है। आप किस तरीके से करोगे जो आपको सबसे बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगला भाई ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन का ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको यूनिट भी पहले चेंज करनी आनी चाहिए, फिर एक पोल को कुछ भी नहीं मानना, नगण्य मान के इस चीज को उत्तर निकालना। सबसे पहले मैं छोटी सी बात कर लेता हूँ आपसे कि अगर आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर हार, यानी 1 घंटे में इतने किलोमीटर चला, इसका मतलब ये होगा। अगर मैं इसको मीटर पर आवर से गुणा, मीटर पर आवर में लेके आना है, तो आप बोलो सर 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, बस इजी आपके लिए। ये बस इतना सा है, 5/18 से गुणा कीजिए, ये इतना मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम जो स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, अगर आपके पास स्पीड इसमें दे रखी है तो आप गुणा कर दीजिए 18/5 से, और ये किसमें बन जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में। तो ये चीजें दो आपको आनी चाहिए। अब ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में दे रखी है और स्पीड आपको किसमें दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले इसको किस में करोगे, मीटर प्रति सेकंड में करोगे। तो 72 जो स्पीड है एस की वैल्यू दे रखी है एस 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में करूंगा तो किससे गुणा करूंगा 5/18 से। तो 18 चौक 18 18 18 चौक 72 इन 4, यानी कितना बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये इजी है, इसको 20 मीटर पर सेकंड बना दिया हमने। अब देखो भाई, अगर एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती ट्रेन की लंबाई, अगर मैं एक छोटे से फॉर्मूले की बात करता हूँ, लंबाई का मतलब डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं अभी फॉर्मूले से करवा रहा हूँ ताकि आप चीज को समझ पाओगे। आप बोले सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हमें जो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया लंबाई, क्या हो गया लंबाई। अगर आपकी स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी सर 20, और टाइम आपका कितना है 15, अगर 15 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 15, और जो लेंथ यानी डिस्टेंस कितनी बन जाएगी 15 दूना 30 यानी 300 मीटर। कितनी बन जाएगी 300 मीटर। बड़े इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ज्यादा ये हार्ड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो 16 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा माथा पच्ची वाली बात है नहीं। इसको समझो भाई बात को, कि ये डायरेक्ट MDH वाले फॉर्मूले पे है, M1 D1 H1 अपॉन कितना कार्य हुआ। ठीक है, फिर ये M2 D2 H2, इसको मैं समझाता हूँ भाई, ठीक है आपको। यानी पहले आपके आदमी कितने थे, बाद में आदमी कितने हुए, पहले दिन कितने लग रहे थे, बाद में कितने लग रहे, पहले कितने घंटे लग रहे थे, अब कितने घंटे लग रहे हैं, पहले काम कितना था, बाद में काम कितना हुआ। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, ऐसा फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि पहले आपके 12 आदमी थे, यानी M1 की कितनी वैल्यू हो गई 12, और दिन कितने थे आप बोलोगे 18। आवर की बात की गई नहीं तो हम आवर लिखेंगे नहीं, और काम क्या था वो एक काम है, क्या है एक काम है, कहीं नहीं दे रखा तो इसका मतलब एक काम है। अगर मैं बराबर की बात करूं तो M2 यानी 16 पुरुष, यानी M2 की वैल्यू कितनी होगी 16 पुरुष, अब वो कितने दिन में करेंगे डी, और काम वही का वही है सेम। तो आप बोलो सर काट दीजिए, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 4 बार, ठीक है। अब ये इससे काटोगे तो 9 बार, और इससे काटोगे तो ये 2 बार, ये बन गया 27। 27/2 कितना हो जाएगा सर 27/2 आपका 13.5 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, यानी 16 पुरुष को कितने दिन में कर देंगे 13.5 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। अगला अच्छा क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। करेंगे कैसे, दो संख्याओं का HCF 8 दे रखा है, LCM 48 देखा, एक संख्या 16 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ जाएगी। पहले आप फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, ये कोई बड़ी बात है नहीं। मैं आपको फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। मैं आपको फॉर्मूला नोट करवा देता हूँ ताकि आप चीज को आराम से समझ सकते हो। फॉर्मूला के नोट करोगे चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है भाई। ये भाई इसका नहीं समझ में आ रहा है क्या मामला है, 1 मिनट को मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इजी हो गया आपके लिए, इसको समझिएगा आप।
क्योंकि दो संख्याएं होती है, उनका अगर एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और दूसरी संख्या पूछ जाए तो बड़ा इजी है। कैसे करोगे कि पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या के साथ कीजिएगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आएगा। ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का, और फॉर्मूला बेस्ड कई बार इस पे क्वेश्चन भी आए हैं कि अगर पहली संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या के साथ हो रहा है तो एलसीएम और एचसीएफ। इसमें क्या होता है कि एक संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या दी जाएगी, एलसीएम एचसीएफ में से कुछ गायब कर देगा, या एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक संख्या गायब कर देगा। यही तो यहाँ पे किया गया। एचसीएफ आपको 8 दिया है, एलसीएम आपको 48 दिया है, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली, क्या करना, बस बड़ी इजी है। पहली संख्या मैंने लिख दिया 16 सर, कुछ नहीं। दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, एलसीएम हमारा कितना दे रखा है, बोलो सर आप 48 दे रखा है, और एचसीएफ कितना दे रखा है सर, आप 8 दे रखा है। 8 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे तो 24 बार। ये दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 24, जो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आपका, ये है कोई सरलीकरण है भाई, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये वर्गमूल बेस्ड है, स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चन है कि 144 किसका वर्ग है। तो आप बोलोगे सर बड़ा इजी है, मैं इसको समझा देता हूँ कैसे करना है। 144 किसका वर्ग है, आप बोलोगे सर 12 का, और 81 किसका है 9 का, और 36 किसका है 6 का। अब काटो, बड़ा इजी है, 6 से काटोगे 2 बार, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब इसको और भी कई तरीके हैं, डिजिट सम से करोगे तो डिजिटल सम से करोगे तो 9 आना चाहिए। आप बोलोगे सर बड़ा इजी है, देखो सर 4 4 8 1 9, 8 1 9, ये 9 एक एक बन गया, तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है, नीचे भी क्या बन गया 9। तो किस संख्या का तो डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो इसका आ रहा है, इसका भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हमने इसको निकाल के भी चेक कर लिया, यही होने वाला है, ठीक है भाई। तो डिजिटल सम 2 का सेम आ गया, तो निकालने में हमारा क्या मिला, फायदा मिला। इसको गुणा भी नहीं करें तो भी एक तरीका हो सकता है, और ठीक है। नेक्स्ट देखो, त्रिकोणमिति का, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे देखते पता लग गया क्योंकि मैंने 3 5 4 को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। एक ट्रिपलेट होता है, मैं 2 4 ट्रिपलेट लिखा हूं जो कि आपको याद होने चाहिए। सबसे फेमस ट्रिपलेट लिखिए 3 4 5। सर ये क्या है कि अगर एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की बात करूं, सबसे बड़ी भुजा अगर 5 है और एक भुजा 4, दूसरी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। अगर एज्यूम किया जाए कि एक बड़ी सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5 है तो दोनों 3 और 4 हो सकती है। अगर एक दे दी जाए तो अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, नहीं दी जाए तो वो ऑटोमेटिक हम एज्यूम भी कर सकते हैं। एक मैंने और देखा है 7 24 25, जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। 7 24 25, एक होता है 5 12 13, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, 5 12 और 13, यानी 13 का वर्ग बराबर किसका होगा, 12 के वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। 25 का वर्ग क्या होगा, 25 का वर्ग होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर। क्या हो सर, देखो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है सर आधार का स्क्वायर प्लस किसके होता है, लंब के स्क्वायर के। तो ये चीजें आपको इतनी याद करने से बजाय क्या कर लीजिए, आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब साइन थीटा का मतलब सब जानते हैं, लंब बटा क्या होता है कर्ण। कर्ण तो आपको पता 5 है, लंब के मान कितना आ गया 3, तो आधार का मान अब ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 4। तो टेन थीटा क्या होता है दोस्त, इतना आपको समझ होनी चाहिए। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू तो हमें पता ही है सर 3 है, और आधार की वैल्यू हमने ट्रिपलेट से ज्ञात कर ली, कितनी हो गई 4। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए 3 बटा 4, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ट्रिपलेट का यूज, ये ट्रिपलेट आपको तीनों याद होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। 3 याद कर लो शुरुआत में, अलग अलग वीडियो में अलग अलग ट्रिपलेट बताऊंगा, 3 याद करोगे अगले में और बता दूंगा। ये पाइथागोरस पर में ये भी याद करो। इसके अलावा इनके भी आपको मान पता होना चाहिए, लाल बटा कक्का से इनके मान ज्ञात कर लो, लाल बटा कक्का से इसकी वैल्यू बात ज्ञात कर सकते हो। पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस प्रकार से इनकी वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। पहले मैं आपको समबाहु त्रिभुज बना के बता देता हूं कि समबाहु त्रिभुज एक्चुअल में होता क्या है। इसका कलर भाई चेंज नहीं हो रहा बार बार, इसका मैं आपको बना के बता देता हूं। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है भाई। और समबाहु त्रिभुज की एक साइड आपको कितनी दे रखी है 6, तो ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगी 6 6। समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका आपको एरिया पूछा गया, बड़ा इजी है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। इसके कई तरीके भी निकाल सकते हो अपने हिसाब से। पहला तरीका तो ये है कि इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4
और गुणा में क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, जिसे हम ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर √3/4 तो ठीक है, और भुजा कितनी हो गई सर 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 4 से काटोगे तो ये 9 बार, और इसका आंसर हो जाएगा 9√3। अगर भुजा किस में दे रखी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। इसका फॉर्मूला साइन का जो लगाओगे, इस कंडीशन में जो एरिया होता है वो होता है 1/2, और साइड की जो भुजा है इन दोनों की साइड की गुणा कर लो, 6 गुणा 6, और इनके जो बीच में बनने वाला कोण साइन 60 डिग्री, यानी जो कोण बन रहा है इनके दोनों साइड को गुणा कर लो। बोला सर इजी है, यहाँ से काटोगे तो ये बन जाएगा सर आपका 3 बार, और इसको गुणा करोगे 3 गुणा 6, और साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। यहाँ से काटोगे तो ये भी चला जाएगा 3 बार, और 3 3 का 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके भी मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, दोनों तरीके बड़े इजी, एक फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा आप एंगल पे फॉर्मूला लगा सकते हो। आप डायरेक्ट एंगल पे फॉर्मूला लगा, तो एंगल का फॉर्मूला होता है कि जहां एंगल बन रहा है उसका लेना साइन थीटा, और दोनों साइड का क्या कर देना गुणा, और बट्टे में क्या कर देना 2। बड़ा इजी, 1/2 ए गुणा बी कर लीजिए, और साइन थीटा जो थीटा बीच में बन रहा है। दो तरीके बताए, 2 तरीके से आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा क्या बताएं आप, बताओ भाई। अब एक चुनाव इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह 2000 वोटों से हार गया, तो चुनाव में कितने वोट डालेंगे। अब इसमें वेद अवैध नहीं डालेंगे, इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो हम मानते हैं कि टोटल चुनाव में 100% वोट डाले गए हैं, और 100 के 100 क्या है वैलिड है। क्या है 100 के 100 क्या है, आपके पूरे के पूरे वोट हैं वो क्या है वैलिड है। अगर एक को मिले 40%, ठीक है भाई, दूसरे को हम आराम से बता सकते हैं कितने बने होंगे 60%। कोई दिक्कत किसी को, बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक को 40 मिले दूसरे को 60 मिले, इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितना रह गया, तो आप आराम से बता सकते हो दोनों के बीच में गैप कितना रह गया है 20% का क्या रह गया बीच में गैप, यानी जो हार हुई है वो 20% से हुई, जबकि क्वेश्चन में बोला गया हार कितने से हुई 2000 वोटों से हुई। कितने से हुई 2000 वोटों से। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं भाई। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो ये बन जाएगा 100 बन जाएगा। ये 1% की वैल्यू होगी, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 100, यानी जो 1% आदमी है उसकी वैल्यू कितनी हुई 100। और हमें क्या पूछा कुल कितने वोट डालेंगे, तो कुल तो भाई हमें 100% वोट डालेंगे, तो एक की 100 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दीजिए, बड़ा इजी है। तो 100 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा 10,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। बड़े इजी तरीके से कर सकते हो, और इसके कोई क्या बोलते हैं इसको फ्रैक्शन करके भी आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में किस लिए माथापच्ची करूंगा भाई, आराम से इसको दुगुना करूंगा और फॉर्मूले से करूंगा। पहली बात हो क्योंकि फॉर्मूले से हो रहा है तो किस लिए माथापच्ची करना। बोलो सर फॉर्मूले से नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सर। सिंपल इंटरेस्ट होता है कि P गुणा R गुणा T बट्टे में क्या होता है 100। बोलो सर इजी है, हाँ सर कोई बात नहीं। तो इसको करोगे आप, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला गया कि कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब अगर P से 2P हुआ है तो ब्याज कितना मिला P, यानी जितनी धनराशि थी उतना का उतना क्या मिल गया B, क्या मिल गया ब्याज मिल गया। अगर मान लो ये P है और ये P है, तभी तो मतलब ब्याज इतना मिला, और R का मतलब हमें ज्ञात करना है, और T कितना है 10 साल, और वो का 100 का 100, P से P काट दीजिए दोस्त, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो रेट परसेंटेज कितनी आ जाएगी दोस्त, वो आ जाएगी 10%। कितनी आ जाएगी 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। बड़ा इजी है, इसको आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से ही कर लीजिए। जब इजी क्वेश्चन आता है तो आपको ज्यादा फंसने की जरूरत कहीं भी नहीं है, कि आपको पता है कि भाई अगर एक 10 वर्षों में इतना हो रहा है दोगुनी हो रही है, इसका मतलब एक हो रही है भाई, एक मिल रहा है ना भाई। जैसे मान दुगुना होने का मतलब क्या है कि कोई धन P था वो 2P हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला भाई P ब्याज मिला होगा तभी तो 2P हुआ है। साधारण ब्याज की वैल्यू क्या हो गई P, और P अपने आप में पहले था, रेट हमें ज्ञात करनी थी, T हमें 10 साल दे रखा था, 100 से गुणा किया, P से P कट गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%। ठीक है, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको मैं आराम से कर सकता हूँ। बोला सर कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 7 वर्ष बाद इनके अनुपात 6:7 हो गया, तो x की वर्तमान आयु। तो मैंने एक चीज देखी कि x की वर्तमान आयु एक्चुअल में कितनी है 5:7, यानी जो x है वो 5 का मल्टीपल पक्का होगा,
तो इसका मतलब है 42 तो नहीं हो सकता भाई, किसी भी एंगल से 42 नहीं हो सकता है। अब मैंने ठीक है भाई, अगर कोई संख्या है और उसमें मैं 7 जोड़ दूं तो 6 से कटनी चाहिए। कैसे भाई, इस चीज को समझ आए। अगर पहले 5 जो वर्तमान है 5:6 है और 5:6 के बाद ये बढ़ा 7 साल। कितना बढ़ा दोस्त? 7 साल। और 7 साल में कितना बन गया? आप बोलोगे सर बड़े इजी तरीके से बता सकता हूं मैं, 6:7 बन गया। यानी रेशियो 5 से 6 हुआ, ये भी 6 से 7 हो, 1/1 7 के बराबर है। कोई इश्यू नहीं, इसको मैं दो तरीके से बता दूंगा। यानी जब वर्तमान आयु की बात पूछी गई तो इसका मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें मैं अगर 7 जोड़ दूं तो वो 6 से कटना चाहिए। मैंने बोला इसमें 7 जोड़ूंगा 6 से नहीं कटेगा। अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तो 6 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि भाई 5 में 7 जोड़ोगे तो 6 से कटना चाहिए, 6 का मल्टीपल है। अगर मैं 35 में 7 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा आपका 42, और 42 6 से कटता है। ऑप्शन नंबर बी, इसका ही ऑप्शन जा सकते हो। लेकिन सर नहीं, हमें ऐसे नहीं, इस तरीके से करना है। मैं बता देता हूँ इस तरीके से भी। अगर ये 5 से 6 बढ़ा और 6 से 7 बढ़ा, रेशियो में कितना बढ़ा? आप बोलोगे सर रेशियो में 1 बढ़ा। और एज में कितना बढ़ा? सर बोला 7 बढ़ा। यानी 1 की वैल्यू 7 और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35। बड़ा अच्छा तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर लिया कि अगर वर्तमान आयु 25 का मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, डी ऑप्शन है नहीं, तो मैंने बोला अगर ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो 7 जोड़ने पे 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सर 7 जोड़ा हमने, इसमें जोड़ा नहीं कट रहा है, ये भी इसमें कट रहा है, इसमें जोड़ा तो कट गया। इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। अब हम रागा के अंदर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की आपको समझ में आया होगा। कहीं बोलने की दिक्कत आई होगी तो आप उसको थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो आप समझते होंगे हमारा जब संविधान बना तो उसके अंदर अधिकारों की बात की गई है। और हमारे जब संविधान बना था तो मूलतः 7 अधिकार थे, मूल अधिकार थे दोस्त। तो वो कितने थे? तो आप बताओगे सर 7 मूल अधिकार थे। अब क्या गया, जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब वर्तमान में मूल अधिकार की बात करूं, कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। अब इस बात को और भी समझिएगा थोड़ा गहरा, कि जो मूल अधिकार है, ए में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। और ए का मतलब और भी कुछ हो सकता है। बोला हाँ सर, ए का मतलब अमेरिका भी बन सकता है। मूल अधिकार हमने कहाँ लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। ये भी इसका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए? आप बताओ सर, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिए? मूल अधिकार लिए हमने। ठीक है सर, मूल अधिकार के बारे में और कुछ? सर इतना ही है। और इसका जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर 35 के बीच में क्या है? आर्टिकल है। मूल अधिकारों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है, जो मैं क्या आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाने वाला हूँ। 6 जो मूल अधिकार है वो इस प्रकार से, पहला समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है जो स्वधर्म की स्वतंत्रता। यानी अधिकार दे रखा हमें कि कोई धर्म अपना सकते हैं, हम स्वतंत्र है, हमें समानता का अधिकार है, किसी भी शोषण होता है उसके विरुद्ध हम बात कर सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इन कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अंदर इसको बताया गया है। अब इनको समझना है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में इन कितना आर्टिकल? आप बोलोगे सर 5 आर्टिकल। कितना आर्टिकल? 5 आर्टिकल है, जिसमें क्या बताया गया? समानता के बारे में बताया गया। अगर मैं 19 से 22 की बात करूं तो 3 आर्टिकल हो गए। 3 आर्टिकल हो गए ना, 4 आर्टिकल, सॉरी। 4 आर्टिकल के अंदर क्या बता रखा है? स्वतंत्रता के बारे में बता रखा है। और 23 से 24 यानी 2 आर्टिकल के अंदर क्या बता रखा है आपको? शोषण के बारे में। और यहाँ 25 से 28 बताओगे, 25, 26, 27, 28 यानी 4 आर्टिकल के बारे में फिर से क्या बता रखा है आपको? धर्म के बारे में। और 2 आर्टिकल फिर हैं जिनके बारे में बता रखा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में। और एक आर्टिकल है 32 जिसके बारे में बता रखा है संवैधानिक उपचारों के बारे में। तो आप बोलोगे सर 5, 4, 2, 4, 2, 1, इस प्रकार से इन आर्टिकलों को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आप याद कर सकते हो इन संख्याओं के माध्यम से, 5, 4, 2, 4, 2, 1। ये हमारा आर्टिकल है। मूल अधिकार को इस प्रकार से हमने डिवाइड किया था। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भाई आप बोलोगे भारतीय वायुसेना है, उसका आदर्श वाक्य है नभ स्पर्श दीप्तम। ये भारतीय वायुसेना जिसका दिवस हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। उसका जो ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य नभ स्पर्शम दीप्तम है। अगर मैं बात करूं, सेवा ही परम धर्म है, ये है सेवा परमो धर्म। ये भारतीय मिलिट्री एंड आर्मी का है, इंडियन आर्मी का ध्येय वाक्य है, वो है सेवा परमो धर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और आर्मी डे कब मनाया जाता है आप बताओगे सर? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे मनाया जाता है। आपको डे याद करने हैं, तीनों सेनाओं के डे आपको पता याद होना चाहिए। अगला है सन नौ वरुण, ये किसका है? आप बोलोगे इंडियन नेवी का है। और इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे सर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन नेवी दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चीजों को आपको याद करना है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ये मैंने चारों के चारों लिख रखे हैं, आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम या और कुछ बोल सकते हो, इसको ज्वाइंट वेंचर है। तो आप बताओगे ब्रह्मोस है भारत और रूस के बीच में जो बनने वाली मिसाइल है, इसका नाम दे दिया ब्रह्मोस, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो आप बोलोगे सर परतें हैं वो इस प्रकार से आपकी, जो मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। सबसे नीचे वाली परत का नाम है सौभ मंडल। क्या नाम है? सौभ मंडल। सबसे नीचे वाली परत का नाम है सौभ मंडल। क्या नाम है? सौभ मंडल। यहाँ पर एकदम बारिश वारिश का बादल बने रहते हैं और ये 0 से 12 किलोमीटर के गैप में होती है। फिर आप बोलोगे दूसरी कौन सी है? सर ये है समताप मंडल। कौन सी है? समताप मंडल। यहाँ वातावरण एकदम साफ रहते हैं, यहाँ जो ओजोन परत है यही पाई जाती है और वातावरण साफ होने के कारण यहाँ जो फ्लाइट वगैरह है वो यही उड़ती हैं। मध्य मंडल आपने देखा होगा 50 से 80 किलोमीटर के बीच में कौन सा है? मध्य मंडल। और इसके बीच में बाद में कौन सा? अयन मंडल। फिर क्या है? बहिर मंडल। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से हमने जो वातावरण की परतें हैं उनको हमने बांट रखा है। नेक्स्ट देखो, प्लासी का युद्ध कब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो मैं बताना चाहता हूँ प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 के अंदर। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ किस किस के बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इन अंग्रेज थे एक तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ था सिराजुद्दौला। इन इंडिया की बात कर लो, सिराजुद्दौला था। दोनों के बीच में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। इससे यहीं से क्या हुई? अंग्रेज सत्ता भारत में शुरू हुई थी। ये प्लासी एक्चुअल में है कहाँ पे? तो प्लासी एक्चुअल में है बंगाल के अंदर। कहाँ पे है? बंगाल के अंदर। कहाँ पे है? बंगाल के अंदर क्या है? प्लासी है। और वहीं पे क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव था नाम। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी से। और सिराजुद्दौला कहाँ था? इंडिया की तरफ से। इन्होंने युद्ध लड़ा और ये युद्ध ये सिराजुद्दौला हार गया 1757। 23 जून डेट भी याद रखना है। फिर आपका 1764 में किसका युद्ध होता है दोस्त? बक्सर का युद्ध होता है, जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ग्रेविटी है, इसकी खोज किसने की? आपने सबने पढ़ा होगा, आइजैक न्यूटन। शेप वाला उदाहरण सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। अगर मैं बात करूं सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो अगर मैं बात करूं सापेक्षिकता यानी इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो आप बताओगे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था इसका सिद्धांत। और जो ग्रेविटी है वो दिया था किसने? गुरुत्वाकर्षण आइजैक न्यूटन ने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 47। जैसा आपका वो पेपर आता वैसा का वैसे लिया। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो सबसे पहले मैं G20 के बारे में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि G20 एक्चुअल में है क्या। G20 का मतलब है जिसमें 19 देश हैं। कितने देश हैं? 19 देश हैं। और दो संघ, एक तो यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। ठीक है भाई, ये दो इसमें संघ है, इसे बोलते हैं G20। और G20 की स्थापना कब होती है? वो होती है 1999 के अंदर। कब होती है? 1999 के अंदर इसकी स्थापना होती है। जो 2026 है उसका जो दिसंबर के अंदर होने वाला सबमिट है G20 का, आप बोलोगे वो कब कहाँ होने वाला है? तो 2026 के अंदर यूएसए के अंदर एक जगह पड़ती है फ्लोरिडा। कहाँ पे है? फ्लोरिडा के अंदर ये होने वाला है। कौन सा? G20। सर बात ठीक है, लेकिन हमें ये 2023 का क्यों पूछा गया? क्या कारण रहा है? तो 2023 के पूछने का सबसे बड़ा कारण है कि ये हुआ था इंडिया में, इंडिया के नई दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है भाई, इसलिए यहाँ से इसको पूछा गया है। तो 2023 का इसलिए पूछा गया है तो क्योंकि ये इंडिया के नई दिल्ली में हुआ था। 2026 का आपको पता होना चाहिए यूएसए के फ्लोरिडा में होने वाला है। G20 का मतलब क्या हो गया? 19 देश हैं और दो इसमें क्या हो गए? संघ हो गए। इसकी स्थापना 1999 के अंदर होती है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझोगे तो बाकी जो सम्मेलन है G7, ठीक है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए, युआन किसकी मुद्रा है? तो आप बोलोगे सर युआन चीन की मुद्रा। किसकी मुद्रा है? चीन की। अगर मैं बात करूँ रूबल, रूस से रूबल, रूस से
और रूस बढ़ाई है। अब देखो भाई, अगर येन, येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? जापान की। तो मुद्रा से क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर 100% पूछ जाता है, और इसको रीजनिंग के अंदर भी पूछा जा सकता है, एनालॉजी के अंदर। तो इन चीजों को आप पहले याद कर लीजिएगा। मैंने कुछ मुद्रा के बारे में लिखा है। येन किसकी? जापान की है। युआन चीन की है। रूबल रूस की हो गई। पाउंड हो गई ब्रिटेन की। ब्रिटेन की क्या होगी? पाउंड। डॉलर आपको पता होगी अमेरिका की है। और यूरो, यूरो है यूरोपीय संघ की क्या है? यूरो हो गई। टका आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की हो गई। और रियाल हो गई वो सऊदी अरब की। किसकी हो गई? सऊदी अरब की हो गई। जो न्यूलेट्रम हो गई वो हो गई भूटान की। किसकी हो गई? भूटान की। तो ये मुद्रा भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये बड़ी इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इनको याद करोगे तो क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो कुछ खेल के मैं बारे में पहले बताना चाहता हूँ। इससे पहले आप इसको समझ लीजिए कि डूरंड कप किससे है? फुटबॉल से है। इसके अलावा मैंने कुछ और कप लिए, जैसे थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया। थॉमस कप, उबेर कप, ये किससे हो गए? बैडमिंटन। किससे हो गए? बैडमिंटन से। थॉमस कप और उबेर कप किससे हो गए? बैडमिंटन से। अगर मैं डेविस कप की बात करूँ, किससे हो जाएगी? टेनिस से। रणजी ट्रॉफी, इसके बारे में अपना पढ़ा होगा। आईपीएल हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गई, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछे संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी आपकी हो गई फुटबॉल से। किससे हो गई? फुटबॉल से। ठीक है भाई, ये आपको ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है ये पूछा जाता है, तो आपको याद भी करना है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप सब जानते हैं राजनाथ सिंह हमारे क्या है? अभी डिफेंस मिनिस्टर है। नितिन गडकरी, अमित शाह, एस जयशंकर, इनके बारे में बात करता हूं अभी। जो होम मिनिस्टर हैं वो अभी हमारे क्या? अमित शाह। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है भाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर हो गए। और रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। और शिक्षा मंत्री जो अभी जुलाई के अंदर बने, प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन लिए। ठीक है भाई, जो रागा के अंदर 20 तो इंग्लिश के चल रहे हैं, और 30 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए रागा के अंदर। तो कुछ अप्रोच बताई, कुछ फॉर्मूले बताए, कुछ प्रैक्टिस बताई। इसके अलावा कौन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन सकते हैं, क्या आपको याद करना चाहिए। ये एक बेस्ट परफॉर्मा है और एक बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। अगर आप इसको सही से याद करोगे और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करते रहोगे तो एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ी मेहनत की है और कोशिश की कि आपको इस प्रकार से अच्छा कंटेंट देने की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एक दो तरीके बताए क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन के अलग अलग तरीके बताएं। अगर कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। हम आगे के जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे इनमें इंप्रूव करेंगे और आपके लिए इससे बेस्ट और कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट के हमारे जो इंग्लिश के चल रहे हैं उनको आप रेगुलर प्यार दीजिएगा और हम रागा का रेगुलर देख के आएंगे आपके सामने। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।